नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कार्य तथा ऊर्जा के हमारे प्रश्न और उत्तर बहुत हैं, तो आज हम लोग एक और सेशन ले रहे हैं जिसमें हम प्रश्न और उत्तर कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड ले रहे हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उसमें है क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए। तो यहाँ देखिए कि ये है कि किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में उसका विस्थापन हो सकता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगा जब कोई तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अतः किसी गतिशील वस्तु में किसी कार्यकारी बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु में विस्थापन संभव है। क्योंकि ये न्यूटन का रूल है कि अगर कोई चीज चल रही है और उस पर कोई बल आरोपित नहीं किया गया है तो वो वस्तु चलती ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर रुकी हुई है और उस पर कोई बल नहीं आरोपित किया गया तो वो रुकी ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर है कि क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है, तो यहाँ इसका है कि ये हमने न्यूटन के पॉइंट से इसको समझाया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया है या नहीं? ये आप बताइए। नहीं, क्योंकि गट्ठर में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, अतः उसने कोई भी कार्य नहीं किया है। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में ये कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? तो बस हमने ऊर्जा उपयोग की गई ऊर्जा शक्ति इंटू समय। अब देखिए, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो वैल्यू दे रखी होती है उनको पहले हम नोट इस टाइप से करते हैं। तो शक्ति 1500 वाट दे रखी है, घट समय 10 घंटे। तो शक्ति ये है, उपयोग की गई ऊर्जा उपयोग की गई ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति इंटू समय। शक्ति आपकी 1500 है, समय आपका 10 घंटे। ये सॉरी, W यहाँ पे गलत आ गया, ये W इधर जाएगा, ठीक है। तो ये W इधर 1500 वाट इंटू 10H, तो ये आ गई 15,000 वाट, जिसको अगर हम किलो में करें तो 15 किलो वाट हो जाएगी। और फिर हमने इसको जूल में कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आ गई 10 घंटे में ये 5.4 इंटू 10⁻⁷ ऊर्जा का उपयोग करेगी। तो ये आपको फॉर्मूला मालूम है कि हम इसको किलोवाट का आर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो ये दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अदंतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? तो बच्चों, इसका आंसर देने के लिए हम ये देखिए कैसे देंगे। जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक बिंदु एक ओर से ले जाकर छोड़ते हैं तो इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई पर होने के कारण उसके अंदर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा गतिज ऊर्जा शून्य होती है। इसी प्रकार कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस प्रकार यहाँ भी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। गति करते हुए लोलक पर हवा से घर्षण बल लगता है तथा उसकी यांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे ताप तथा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है, जो उसकी गति को कम करते रहते हैं, इसलिए अनंत लोलक रुक जाता है। इस प्रकार यहाँ ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि ये विराम अवस्था में आ जाए? तो यहाँ पे देखिए,
ये हमारा द्रव्यमान m है, आरंभिक वेग v है, अंतिम वेग 0 है। ठीक है, क्योंकि हमें विराम अवस्था में लाना है तो उसका अंतिम वेग उसको हम 0 मान रहे हैं। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो हाफ mv² माइनस हाफ mv²। ये जब हमने निकाला तो ये देखिए इसका जो ये अंतिम वेग 0 था और प्रारंभिक वेग हमने v² माना, और इससे ये जब हमने कैलकुलेट करा तो अतः विपरीत दिशा में, क्योंकि कार्य ऋणात्मक है, किया गया कार्य हाफ mv² जूल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू में माइनस में मिल गई। 1500 केजी द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो द्रव्यमान इतना दे रखा है, आरंभिक वेग इतना है। अब यहाँ देखिए ये, और हमें अंतिम वेग, क्योंकि जहां रोकने की बात करते हैं तो हमेशा हमारा अंतिम वेग 0 हम मानेंगे, और ये 60 किलोमीटर पर आवर है जिसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया था 1000 अपॉन 60 इंटू 60 या 3600 से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो हमें इसमें 60 किलोमीटर पर आवर का हमें वैल्यू मिल गई 50/3 मीटर पर सेकंड की। अब हमने यही फॉर्मूला रखा, हाफ mv² माइनस हाफ mu², हाफ mv² माइनस u²। तो ये हमने कॉमन ले लिया, हाफ mv और v² माइनस u² हाफ m, और ये हमारा फाइनल जो है वो 0 है, और इनिशियल हमने 50/3 रखा। अब जब इसको कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, आप देखिए ये माइनस में ही फिर से आ रही है। तो ये आप जब 50/3 के को आप स्क्वायर में करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? ये 1/2, मास हमारा 1500 है, तो ये देखिए ये हमने यहाँ रखा, और 50 इंटू 50 2500 और 3² 9। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमें ये मिलेगी। तो अतः रोकने के लिए विपरीत दिशा में किया गया कार्य आपका इतना होगा। तो ये, और ये माइनस साइन देखिए, ये हमें ये बता रहा है कि हमें विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। तो ये बच्चों आपकी बुक में दे रखा है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये आपका प्रश्न है जो आपकी बुक में है। ये एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। ठीक है, फोर्स यहाँ लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये फोर्स आपका अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रश्न को हम आपका उत्तर बता रहे हैं। पहली स्थिति में बल तथा विस्थापन परस्पर लंब है, अतः कार्य किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरी स्थिति में विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, अतः किया गया कार्य धनात्मक होगा। तीसरी स्थिति में विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है, अतः किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ये अब आप, मुझे कॉन्फिडेंस है आप इसका आंसर अपने आप भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए। किसी वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहे हो तो भी त्वरण शून्य हो सकता है। उदाहरण के लिए विरामावस्था में वस्तु पर कई बल लगते हैं, गुरुत्वीय बल भी लगता है, घर्षण बल भी लगता है।
कि जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जब चीज कोई मूव करती है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी कार्य करता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, परंतु उसका त्वरण शून्य होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लगने वाले सभी बलों का कुल परिमाण शून्य होता है। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में परिकलन कीजिए। ये ऐसे आपसे बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप इस पे भाषा पे ध्यान दीजिएगा। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, तो उनकी कुल शक्ति कितनी हो गई? 4 × 500 2000 वॉट। समय है 10 घंटे। आपको क्या करना है? व्यय की गई ऊर्जा को किलोवाट आवर में बताना है। तो व्यय की गई ऊर्जा शक्ति इंटू समय। शक्ति हमें पता चल गई 2000, समय पता चल गया 10, तो 2000 वॉट आवर हो जाएगी। और यहाँ पे भी तो बच्चों ये 2000 वॉट इंटू 10 आवर, तो ये आपका जब कैलकुलेट करेंगे 20,000 वॉट आवर हो जाएगी। किलो वॉट में चेंज करना है हमें, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 किलोवाट आवर हो जाएगी। तो ये 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो 10 घंटे में ये 10 किलोवाट आवर ऊर्जा व्यय करेगी। मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड अनंतः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड धरती पर पहुंचकर जैसे ही धरती से टकराता है, ध्वनि, ऊष्मा तथा ताप उत्पन्न होती है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा का कुछ अंश ध्वनि में, कुछ ऊष्मा में तथा कुछ ताप में रूपांतरित हो जाता है। तो ये देखिए, अब मतलब कहीं भी हमारी एनर्जी का वेस्टेज नहीं है। तो क्योंकि जब वो टकरा रहा है तो एक साउंड क्रिएट हो रही है, और टकराने के जब कोई चीज इतनी तेज से टकराती है, उसको टच करेंगे, आपको उसमें ऊष्मा का फील आएगा, और उसके ताप में भी रूपांतरण होता है। तो ये सारा कहें जितनी भी एनर्जी है वो डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स में वो चेंज हो जाती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने, और जो आपके चैप्टर के एंड में जो इतने प्रश्न थे उनके उत्तर देखे, और चैप्टर के बीच में जितने प्रश्न थे उनके प्रश्न उत्तर इससे पहले वाले सेशन में देख लिए हैं। तो उम्मीद ये है कि अब आपका ये चैप्टर पूरा एक आपको समझ में आ जाना चाहिए। सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सेशंस में नोट्स रूप में भी समझाए, चैप्टर से भी डिस्कस करा, प्रश्न के उत्तर भी आपके सामने। तो बस पढ़िए, रिवाइज करिए, समझिए और ये चैप्टर तैयार कीजिए। अगला सेशन नए चैप्टर के साथ होगा। मिलते हैं फिर से। बाय।